अब देखो नेक्स्ट, देखो यहां पे यहां पे शो कर रहे हैं वाटर। और जो भी वाटर है वो ध्यान रखना कैसा है, ये है रेस्ट में। तो हम बात कर रहे हैं उस लिक्विड की जो लिक्विड हमारी कैसी है, रेस्ट में। अच्छा, होता क्या है, जो कपड़े स्टिच करने के लिए हम निडल यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं? अब कभी ऐसा करके देखना, वो जो निडल होती है बहुत हल्की होती है, उस निडल को ऐसे हॉरिजॉन्टली पानी के ऊपर धीरे से प्लेस करना। इन्हें सामने से देखोगे तो हमें केवल निडल का वहां पे क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, और क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ध्यान, मैंने क्या बोला है, जो भी वाटर का सरफेस है उसके ऊपर हम धीरे से निडल को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे, ऐसे वर्टिकली प्लेस नहीं करना है। वर्टिकली प्लेस करोगे तब तो निडल सिंक कर जाती है, लेकिन अगर धीरे से तुम निडल को पानी के ऊपर लाके प्लेस करोगे तो ऑब्जर्व करना, ये जो निडल रहती है वो हमें रेस्ट में दिखाई देती है। कभी ऐसा करके देखा एक्सपेरिमेंट? लेकिन मेन क्या है, मेन उसका है क्राइटेरिया कि जो निडल है उसको धीरे से लाके प्लेस करना है सरफेस पे। और उसका तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर के ऊपर निडल को लाके प्लेस करो और टिश्यू पेपर को पानी में डाल दो। टिश्यू पेपर तो वेट होकर नीचे आ जाएगा, उस पेपर को धीरे से हटा दो, और पेपर को अगर तुम धीरे से हटाओगे तो इस तरह से निडल तुम्हारे क्या होगी, फ्लोट करते हुए दिखाई देगी। फिर देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई ब्रश है और हम बात कर रहे हैं किसी पेंटिंग के ब्रश की, तो जो भी पेंटिंग का ब्रश होता है स्टार्टिंग में देखोगे उसके हेयर्स जो रहते हैं वो इस तरह दूर दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन कभी ऑब्जर्व करना, जब इस पेंट ब्रश को हम पानी में या कलर में डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो ये जो ब्रश रहता है उसके जितने भी हेयर्स रहते हैं वो इस तरह से एक, बताओ इस तरह से शेप में आते कि नहीं आते? यस सर। पेंट का ब्रश हो या फिर शेविंग ब्रश हो, वो इस तरह से उसके जो, इस तरह से जो हेयर्स रहते हैं उसके बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर मान लो कोई वाटर है या लिक्विड है, और जैसे कई बार हम देखा नहीं देखा है, जो नाली और नाले का पानी होता है जनरली रेस्ट में रहता है, और वो जो नाली या नाले का पानी रहता है उसके ऊपर ऑब्जर्व करना, जो मॉस्किटो रहता है वो उस पर चल पाता है। कभी ऐसा देखा नहीं देखा है? जो भी नाली का पानी रहता है और रेस्ट में, हम उस, ध्यान ना, हम किस लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम उस लिक्विड की बात कर रहे हैं जो हमारी कैसी है, रेस्ट में। तो अगर नाली का पानी रुका होगा तो कई बार देखना जो मॉस्किटो रहता है उस पानी के ऊपर चल पाता है, होता ही नहीं होता है? ऐसा देखा ही नहीं देखा ये सब चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। फिर देखो, जब पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं, जब रेन गिरती है तो पानी के ड्रॉप्स नीचे आते हैं, आते ही नहीं आते हैं? और ऑब्जर्व करना, ये जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं, बताओ उनका शेप कैसा दिखाई देता है? उनका शेप हमें दिखाई देता है स्फेरिकल। अच्छा, अब ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, बताओ फर्स्ट केस में जो हमने निडल को लाके प्लेस किया तो निडल रेस्ट में है कि नहीं? अच्छा, अभी अगर तुम निडल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करोगे? एक तो शो करोगे निडल का वेट,
बताओ और कौन सा फोर्स शो करने की कोशिश करोगे निडल के ऊपर? बॉयंसी फोर्स होगा क्या, ये बताओ पहले मुझे। नेग्लिजिबल होगा। देखो बॉयंसी फोर्स कब डेवलप होता है? बॉयंसी फोर्स डेवलप होता है जब बॉडी इनसाइड द लिक्विड जाती है, और निडल को जब तुम प्लेस करोगे तो निडल हमारी इस तरह सरफेस पे ही क्या करती है, फ्लोट करती है। तो बताओ निडल का कुछ भी पार्ट लिक्विड के अंदर गया क्या? नो सर। इसका मतलब है कि इस केस में बॉयंसी फोर्स तो हमारा वहां पे क्या है, जीरो है। अच्छा बताओ बॉयंसी फोर्स अगर जीरो है तो ये निडल हमारी रेस्ट में क्यों रह पाएगी? अच्छा पहले एक चीज और देखो, इससे पहले हम लोग ये डिफाइन कर चुके हैं फ्लूइड में कि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी वहां पे सिंक कर जाएगी। अब बताओ यहां पे जिस निडल की बात कर रहे हैं वो स्टील की बनी है और उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, लेकिन बॉडी हमें क्या दिखाई दे रही है, बॉडी हमें सिंक करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वैसे बॉडी की टेंडेंसी सिंक करने की है, लेकिन बॉडी इस केस में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। और बॉडी इस केस में अगर फ्लोट कर रही है इसका मतलब है कि बॉडी पे जितने भी फोर्स हैं वो आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो कोई ना कोई फोर्स बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है कि नहीं बैलेंस कर रहा है? अबे कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना जो बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा, और वो जो फोर्स आता है वो आता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वहां पे सरफेस टेंशन। और ये जितने भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ये सभी एग्जाम्पल वहां पे किसके हैं, सरफेस टेंशन। क्लियर? तो फर्स्ट केस में अगर निडल रेस्ट में रह पा रही है तो क्यों रह पा रही है, तो हम वहां पे बोलेंगे निडल का वेट है और निडल के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स। क्लियर ना? अच्छा सेकंड जो एग्जांपल लिया है, सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या बोला है कि ब्रश के जो ब्रिसल्स रहते हैं वो पहले दूर दूर रहते हैं, लेकिन जैसे हम उसको वाटर या ऑयल में डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसके हेयर क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। तीसरा जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने क्या बोला है, अगेन जो इंसेक्ट चल रहा है, बताओ इस इंसेक्ट का वेट नीचे की ओर है कि नहीं है? इंसेक्ट चल पाता है लेकिन हम चल पाते हैं क्या पानी के ऊपर? हम अगर चलने की कोशिश करेंगे तो हम वहां पे क्या होंगे, डूब जाएंगे वहां। तो यहां पे इंसेक्ट अगर चल पा रहा है इसका मतलब है कि इंसेक्ट के वेट को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, और वो जो फोर्स है वो डेवलप होता है किसके कारण, लिक्विड के सरफेस के कारण। और लिक्विड के सरफेस के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, ध्यान रखना, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। ये पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है केवल लिक्विड के सरफेस की। लेकिन किस लिक्विड के सरफेस की, उस लिक्विड के सरफेस की जो लिक्विड हमारा कैसा है, रुका हुआ है। लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो वहां पे सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, और उस लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है जो लिक्विड हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब देखो जब हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट चल पा रहा है तो उसके वेट को अगेन कौन बैलेंस कर रहा है, लिक्विड का सरफेस कोई फोर्स लगा रहा है और वही फोर्स के कारण ये इंसेक्ट चल पा रहा है। फिर जब पानी गिरता है तो देखो उसके ड्रॉप्स जो रहते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। बताओ ड्रॉप्स का जो शेप होता है वो ट्राइंगल या कोन के फॉर्म में क्यों नहीं होता है? कभी सोचा है कि जो ड्रॉप्स रहते हैं ड्रॉप्स का शेप स्फेरिकली क्यों होता है? तो उसका रीजन अगेन वहां पे क्या है, सरफेस टेंशन। मैं बताऊंगा सरफेस टेंशन करता क्या है। एक और एग्जांपल लो,
ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे मान लो ग्राउंड है, और कई बार देखा है कि ग्राउंड पे अगर हम मान लो 2 स्पून या 3 स्पून लें और सिर्फ पानी को हम क्या करें, स्प्रेड कर दें, थ्रो करें, तो बताओ पानी कंटिन्यूअसली फ्लो करता हुआ जाता है क्या? नहीं। यानी मैं बहुत सारे पानी की नहीं बात कर रहा हूं, जैसे ग्लास है, मान लो ग्लास में हमने थोड़ा सा पानी लिया, 1/5 पार्ट लिया, और पानी को इस तरह से हमने फ्लोर पे डाल दिया, तो ऐसा होता है कि पानी कंटिन्यूअसली फ्लो करता हुआ आगे निकल जाता है। तुम ऑब्जर्व करोगे पानी जो रहता है वो इस तरह से जाके रुक जाता है कहीं, यानी इस तरह से पानी की एक लेयर बन जाएगी और वो ग्राउंड पे क्या होती है, रुक जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, और एक और एग्जांपल में क्या बोल रहा हूं कि एक स्क्वायर फ्रेम है, हमारे पास यहां पे एक स्क्वायर फ्रेम है, और जो भी स्क्वायर फ्रेम है ना, उसको हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया। अच्छा बताओ, जब हम स्क्वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और फ्रेम को बाहर निकालते हैं, तो बताओ वहां पे एक सोप की फिल्म बनती कि नहीं बनती? यस सर। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे एक फ्रेम लिया, फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, और डिप करने के बाद फ्रेम को बाहर निकाल लिया। जैसे ही हम फ्रेम को बाहर निकालते हैं तो यहां पे इस तरह से सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म बन जाती है, तो यहां पे सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म बन गई। अब सोप सॉल्यूशन की फिल्म के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड ले रहे हैं, और थ्रेड के दोनों एंड को हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद थ्रेड को हमने धीरे से फिल्म के ऊपर लाके प्लेस कर दिया। ध्यान रखना, हमने कोई ऐसा फोर्स नहीं लगाया है, हमने केवल फिल्म के ऊपर जो थ्रेड होता है, थ्रेड के दोनों एंड को टाई किया, और धीरे से लाके हमने क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। और जब हम प्लेस करते हैं ना, तो वो जो थ्रेड का जो लूप रहता है उसका शेप वहां पे क्या होता है, इररेगुलर होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पिन ले रहे हैं और पिन से बीच के पोर्शन में धीरे से एक छेद करते हैं, यानी जो भी थ्रेड के बीच में सोप की फिल्म है उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हम बीच की फिल्म को प्रिक करते हैं, तो ये जो वायर रहता है या जो थ्रेड का लूप है, ये थ्रेड का लूप इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। यस सर। ऐसा होता है, और इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी वहां पे सरफेस टेंशन। क्लियर? अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा जी बताओ, जो हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हैं, बताओ एंटीसेप्टिक क्रीम कैसी होती है? देखो, 2 तरह की हम क्रीम यूज करते हैं, यूज करते हैं। एक तो हम फेस पे क्रीम लगाते हैं, और दूसरी हम लगाने की कोशिश करते हैं, मान लो कोई चोट लगती है तो चोट के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते ही नहीं यूज करते हैं? यस सर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब हम, देखो, हम कोई सी भी क्रीम यूज करने की कोशिश करें, या तो हम फेस पे लगाने की कोशिश करें, या फिर हम कोई चोट लग गई उस पर कोई क्रीम लगाने की कोशिश करें, बताओ हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि क्रीम जो है वो ज्यादा स्प्रेड करे। बताओ, यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? यस। अच्छा, कभी देखा है तुम लोगों ने मार्केट में निविया की क्रीम आती है, यूज करी तुम लोगों ने निविया की क्रीम, जो ब्लू कलर की Yes, डब्बी में sir. आती है? यस सर। अच्छा, उस क्रीम को कभी तुम हाथ में लेना, और हाथ में लेने के बाद उसको स्प्रेड करने की कोशिश करना, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगता ही नहीं लगता उसको स्प्रेड करने में? यस सर। यस। अच्छा, उसके कंपैरिजन में कोई तुम एंटीसेप्टिक क्रीम लेना, जिसको हम घाव या उस पर लगाते हैं, और एंटीसेप्टिक क्रीम को तुम घाव पे लगाओगे, उसको स्प्रेड करोगे, देखोगे वो इजीली स्प्रेड होती कि नहीं स्प्रेड होती है? यस सर। और यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है, अगेन
ये जो इसका रीजन होता है, अगेन ये रीजन यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है। और लास्ट में एक एग्जांपल और लेता हूं। कभी देखा होगा कि जब हम लोग सूप पीते हैं तो सूप हमेशा हम गर्म सूप लेते हैं, कभी हम ठंडा सूप पीते हैं क्या? नो सर। No, sir. क्या कभी सोचा है क्यों हम ठंडा सूप नहीं पीते हैं? हम लोग सूप गर्म ही क्यों पीने की कोशिश करते हैं? हाँ? भाई जैसे आइसक्रीम ठंडी होके खाते ही नहीं खाते हैं, तो सूप को हम क्यों नहीं फ्रिज में रख के खा लेते हैं? सूप गर्म ही क्यों पिया जाता है? टेस्ट अच्छे आने के लिए। टेस्ट अच्छा आने के लिए। अच्छा ये था मुझे, जो हमारे टेस्ट बड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? टंग। टंग पे होते हैं, है कि नहीं? पूरे माउथ में तो टेस्ट बड होते नहीं है। तो जो Yes. किसी भी चीज का अगर हमें टेस्ट मिलता है तो वो टेस्ट हमें टंग के कारण मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। यस सर। अच्छा, जब सूप ठंडा होता है ना, जब सूप ठंडा होता है तो एक तरह से हम बोलते हैं कि वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। जब सूप ठंडा होता है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, और सरफेस टेंशन ज्यादा होता है ना तो सूप स्प्रेड नहीं कर पाता है हमारी टंग पे। और सूप अगर स्प्रेड नहीं कर पाएगा हमारी टंग पे तो हमें टेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब किसी चीज को हम गर्म कर देते हैं, जब किसी चीज को हम गर्म कर देते हैं ना तो सरफेस टेंशन कम पड़ जाता है, सरफेस टेंशन वीक पड़ जाता है। और सरफेस टेंशन जब वीक पड़ता है तो वो ज्यादा स्प्रेड करता है, और ज्यादा स्प्रेड करेगा तो टंग ज्यादा कवर होगी, और टंग ज्यादा कवर होगी तो हमें टेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? यस सर। इसका जो रीजन रहता है, रीजन अगेन वहां पे क्या है? सरफेस टेंशन ही। आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब हम सूप पीते हैं, अगर हम ठंडा सूप पीते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है। और बेसिकली तुम एक चीज समझो कि सरफेस टेंशन करता क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अभी मैं अगर एक रफ डेफिनेशन की बात करूं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एक रफ डेफिनेशन में बोलते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, उस लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी जो लिक्विड रेस्ट में है। और ये करता क्या है? ये सरफेस के एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो जब हम क्रीम यूज करते हैं, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तथा वो एरिया मिनिमाइज करने की ज्यादा कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. मैंने बोला है सरफेस टेंशन करता क्या है? सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उसको मिनिमम करने की कोशिश करता है। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि एरिया को हमें क्या करना है? उसको घटाना है। तो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो स्प्रेड करने में दिक्कत आएगी कि नहीं दिक्कत आएगी? यस सर। अभी कभी देखो पानी को हम ज्यादा स्प्रेड कर पाते हैं। अगर शहद को हम स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा स्प्रेड कर पाते हैं क्या सरफेस को? No, sir. नहीं। तो होता क्या है? सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उसको स्प्रेड करना उतना ही वहां पे क्या होगा? दिक्कत होगी। यही रीजन है कि जब हम सूप को गर्म करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या पड़ गया? वीक। और सरफेस टेंशन अगर वीक होगा इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्प्रेड करेगा, और ज्यादा स्प्रेड करेगा तो टंग में ज्यादा स्प्रेड होगा, तो उसके कारण हमें टेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग जो एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज करते हैं ना, उसकी टेंडेंसी क्या है? उसकी टेंडेंसी हमें ज्यादा स्प्रेड कराने की, और ज्यादा हम स्प्रेड तभी करा पाएंगे जब उसका हम सरफेस टेंशन क्या कर दें? कम कर दें। यहां पे जब मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि पानी है, पानी को हमने फ्लोर के ऊपर ऐसे धक्का देके छोड़ा तो पानी कुछ टाइम जाकर रुक जाता है, और ऑब्जर्व करोगे पानी का जो सरफेस रहता है वापस क्या होता है? श्रिंक करने की कोशिश करता है। क्यों करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जो भी फ्री सरफेस है, ध्यान ना, ये जो सरफेस होता है इसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। ये जो सरफेस होता है इस सरफेस को हम फ्री सरफेस बोलते हैं। फ्री सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में रहता है।
तो सरफेस टेंशन करता क्या है, सरफेस टेंशन के कारण फ्री सरफेस मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब यही रीजन है कि नहीं है, जो पेंट ब्रश रहता है इसको हम जैसे ही डिप करते हैं तो बताओ ऊपर फ्री सरफेस बन गया कि नहीं बन गया लिक्विड का। अबे पेंट ब्रश को जो हमने पानी में डिप किया और बाहर निकाला, तो बताओ इस तरह से पानी का यहां पे फ्री सरफेस बन गया कि नहीं बन गया। भाई ऊपर वाला जो सरफेस रहेगा वाटर के, वो एयर के कांटेक्ट में। अब सरफेस टेंशन के कारण इसकी टेंडेंसी क्या है, मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करने की है। तो इसके कारण जो ब्रश रहते हैं उसके ब्रिसल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां पे जब हमने सरफेस को प्रिक किया बीच से, अब बताओ जो थ्रेड का लूप था उसका शेप सर्कुलर क्यों बना? क्योंकि ये जो फिल्म होगी, बताओ ये जो फिल्म है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी है कि वो सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करेगी। और जब वो मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करेगी तो चारों तरफ से वो लूप को खींचेगी और उसके कारण लूप का शेप वहां पे क्या होगा, सर्कुलर हो जाएगा। समझ में आया इतना? अबे इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ ड्रॉप्स का शेप स्फेरिकल क्यों होता है? अगर हम ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप का शेप स्फेरिकल क्यों होता है? तो क्या बोलोगे वहां पे? कुछ पढ़ा है मैथ्स में इतना कि अगर हमें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम दे दिया जाए, अगर हमें किसी चीज का फिक्स्ड वॉल्यूम दे दिया जाए और उससे हम तरह तरह के ऑब्जेक्ट बनाएं, मान लो उससे हम क्या करें, क्यूब बनाएं, क्यूबॉइड बनाएं, कोन बनाएं, स्फीयर बनाएं, तो इतना तुम्हें पढ़ा होगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम, किसी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का एरिया मिनिमम होता है। ये पढ़ा है मैथ्स में? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि हमें कोई गिवन वॉल्यूम दे दिया गया, मिट्टी दे दी गई, क्ले दे दी गई, कुछ भी दे दी गई है, और उस क्ले से हम क्या कर रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं या फिर क्यूबॉइड बना रहे हैं या फिर कोन बना रहे हैं या फिर उससे हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमेशा मिनिमम होता है। इसी के कारण सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का ड्रॉप हमेशा स्फीयर होने की कोशिश करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. यानी ये मैथ्स में देख लेना, पर ये स्टेटमेंट होता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम के लिए जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। और एरिया मिनिमम करना, यही सरफेस टेंशन की वहां पे क्या है, नेचुरल प्रॉपर्टी। क्लियर है इतना? अच्छा, अब सरफेस टेंशन के मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, उसको तुम बाद में बुक से नोट कर लेना कि ये सब पॉइंट्स हैं कि नहीं। सरफेस टेंशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। किस लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है? जो लिक्विड हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है, इस प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड का सरफेस, ये जो लिक्विड का सरफेस रहता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और बताओ जो मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन की टेंडेंसी क्या होती है हमेशा? कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगी तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, जैसी छोड़ोगे वो एरिया मिनिमम अटेन करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी? यस सर। तो सरफेस टेंशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस, जिसके कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है।
स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो भी लिक्विड का सरफेस रहेगा वो हमेशा मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करे। बोलो इतना सब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो रब करूं मैं इतना? Yes, sir. अच्छा, तुम लोगों ने बास्केटबॉल की कभी नेट देखी है? बास्केटबॉल की या बैडमिंटन की नेट देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, बास्केटबॉल की या बैडमिंटन की अगर तुम नेट देखोगे फुटबॉल की नेट, बास्केटबॉल की नेट, बैडमिंटन की नेट, बताओ नेट का शेप कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अच्छा, ये जो रहते हैं यहाँ पे नॉट्स होते कि नहीं होते हैं? ये हमारे नॉट्स sir. होते हैं, और इन नॉट्स के बीच में थ्रेड आपस में कनेक्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बहुत जगह हम इस तरह की नेट यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ इस नेट, देखो इस नेट को हम ऊपर से देख रहे हैं, ये जो नेट है इस नेट को हम ऊपर से देख रहे हैं, और मान लो इस नेट को हमने दो वॉल के बीच में लाके फिक्स कर दिया हॉरिजॉन्टली। ये दो वॉल है और दो वॉल के बीच में हमने नेट्स को इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाके फिक्स कर दिया। कई बार ऐसे हम हॉरिजॉन्टल नेट लगाते ही नहीं लगाते। Yes, sir. आजकल तो बिल्डिंग में भी यूज करते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन होता है, जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे देना ग्रीन कलर की इस तरह नेट्स लगाई जाती नहीं लगाई जाती हैं? Sir. अच्छा, अभी बताओ ये नेट अभी कैसे अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं ये नेट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बताओ इस नेट के ऊपर हमने यहां पे ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। बताओ नेट के ऊपर जैसे ही हम ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं तो नेट ऐसी हॉरिजॉन्टल रहती है क्या? No, sir. No, sir. बताओ होता क्या है? अब अगर तुम देखोगे ना वहां पे, ये जो नेट रहती है ये नेट इस तरह से वहां पे बेंड करती है। मान देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया ही नहीं ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? हाँ sir. Yes, जैसे sir. ही हम नेट के ऊपर किसी ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं नेट इस तरह से झुकती है, और अगर भार बहुत ज्यादा तो टूट भी जाती है। ऐसा होता ही नहीं होता है? Yes, Yes. sir. ऐसा कोई जरूरी को नहीं कि मान लो मैं 2 किलो की, देखो 1 किलो की बॉल लाके रखूंगा तो हो सकता है नेट वो लोड ले ले। अब मैं बोलूंगा 10 टन का कोई लोड लाके प्लेस कर दो तो नेट टूट जाती है। लेकिन बताओ यहाँ पे जब हम ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं तो नेट इस तरह से नीचे की ओर दबती है। अच्छा बताओ, जो नॉट्स होती है, नॉट्स के बीच में थ्रेड आपस में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? Yes, sir. अच्छा, नेट को ऐसी हम टेबल पे बिछा दें तो वो जो थ्रेड्स होते हैं उनमें कोई टेंशन रहता है क्या? No, sir. जैसे मैं बोल रहा हूं कि जो भी नेट है, नेट को हमने इससे टेबल पे रख दिया, कहीं फिक्स नहीं किया, तो जो नॉट्स होंगे उनके बीच में थ्रेड जो रहते हैं ना स्लैक करते हैं। लेकिन जैसे ही हम नेट को वहां पे क्या कर देते हैं, बांध देते हैं ना, तो उस केस में यहां पे टेंशन डेवलप हो जाता है। बताओ इस तरह से टेंशन डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा? अबे थ्रेड में इस तरह से टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब देखो होता क्या है, जैसे ही हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो थ्रेड में वहां पे टेंशन है, और टेंशन जो होगा, टेंशन अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट के अलोंग होता है। तो यहां पे टेंशन आ रहा होगा, यहां पे टेंशन आ रहा होगा। बताओ टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा होगा, और यहां पे टेंशन का जो y कंपोनेंट रहता है
वो ब्लॉक के वेट को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। बताओ इसी प्रिंसिपल के कारण ये ब्लॉक रेस्ट में रहता है कि नहीं रहता? यस सर। अच्छा, इस डायग्राम में अगर देखोगे तो इस डायग्राम में अभी टेंशन 0 है कि नहीं है? लेकिन जैसे ही हमने इस नेट को यहां पे हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड किया, यहां पे हमने इस तरह से खींच के फिक्स कर दी, तो ये तुम्हारे नॉट्स थे, और इन नॉट्स के बीच में तो खींच के बांधोगे तो टेंशन डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा? अरे डेवलप होता है कि नहीं डेवलप होता है जब इस तरह से नेट को खींच के बांधते हैं? यस हाँ सर। सर। होता है। अच्छा, अब सेम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर लिक्विड के सरफेस पे बनता है। समझ में? ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहां पे कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है लिक्विड के सरफेस। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये लिक्विड का सरफेस है, और ध्यान है इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, कंटेनर में लिक्विड भरा है और लिक्विड को हम कहां से देख रहे हैं? लिक्विड को हम ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा बताओ, लिक्विड के सरफेस पे यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है? अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल साइड बाय साइड होंगे कि नहीं होंगे? अबे होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर। अच्छा बताओ, जब मॉलिक्यूल सेम नेचर के होते हैं तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के ऊपर कोहेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं कि नहीं अप्लाई करते हैं? हम लोग दो फोर्स की बात करते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा वहां पे होता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके कारण डेवलप होता है? कोहेसिव फोर्स डेवलप होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडेसिव फोर्स होता है अगर दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? डिफरेंट सब्सटेंस के हैं। बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूल सब सेम लिक्विड के हैं कि नहीं? यस सर। अब बताओ ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं नहीं खींच रहे हैं? जैसे ये मॉलिक्यूल इस तरह से खींच रहा होगा नहीं खींच रहा होगा एक दूसरे को? ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे होंगे आपस में। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? और बताओ ये मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को खींचेंगे तो सरफेस पे एक तरह का टेंशन आएगा या नहीं आएगा? भाई जैसे यहां पे टेंशन 0 था, यहां पे टेंशन कब डेवलप हुआ? यहां पे टेंशन डेवलप हुआ जब नेट को हमने खींच के बांध दिया। तो जैसे हमने नेट को खींच के बांधा तो यहां पे टेंशन डेवलप हुआ कि नहीं डेवलप हुआ? अभी यहां पे टेंशन डेवलप हुआ, यस सर। और इसी टेंशन के एक कंपोनेंट ने वेट को बैलेंस किया कि नहीं बैलेंस किया? तो बताओ जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल सब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? हाँ सर। अब देखो फिर से देखो यार, अब ये लिक्विड है, हम साइड से देख रहे हैं, और ये लिक्विड के सरफेस का एक मॉलिक्यूल है ऊपर का। बताओ इस मॉलिक्यूल को ये सब मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? ये मैंने डायग्राम किसका ड्रॉ किया? ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उस मॉलिक्यूल का जो लिक्विड के सरफेस पे। तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे होगा उसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल उसको हर डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे? खींच रहे होंगे, और खींचने के कारण लिक्विड का जो सरफेस रहता है उस पे एक तरह का टेंशन आ जाता है।
या बोलेंगे खींचने के कारण लिक्विड के सरफेस पे एक तरह का फोर्स डेवलप होता है और उसी फोर्स को हम नाम देते हैं वहां पे सरफेस टेंशन। बोलो अब इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes. Yes, sir. जिस तरह से नेट में क्या होता है, नेट को खींचने में टेंशन डेवलप होता है, तो सेम यहां पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी लिक्विड का फ्री सरफेस होता है वो ऑलरेडी टेंशन में है। और टेंशन में क्यों है? क्योंकि लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसके कारण लिक्विड के सरफेस पे क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। अब यही रीजन है कि जब वहां मैंने क्या बोला था कि ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर पानी हमारा रेस्ट में था, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि लिक्विड के सरफेस पे धीरे से एक निडल को लाके प्लेस करो। लिक्विड के सरफेस पे धीरे से एक निडल को लाके प्लेस करो। अब होता क्या है, जब हम निडल को लाके प्लेस करते हैं ना, तो ये जो लिक्विड का सरफेस रहता है वो हॉरिजॉन्टल ना होके जिस जगह निडल कांटेक्ट में आती है वो इस तरह से थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। जो भी लिक्विड का सरफेस है उस पर जैसे हम निडल को लाके प्लेस करते हैं, तो जहां पर हमने निडल को लाके प्लेस किया है वहां पे लिक्विड का सरफेस हल्का सा दबता है। और जब लिक्विड का सरफेस हल्का सा दबता है तो उसके कारण देखो टेंशन तो पहले से डेवलप है कि नहीं डेवलप है भाई? यहां पे टेंशन पहले से डेवलप था कि नहीं डेवलप था? यहां पे भी टेंशन डेवलप हुआ था, लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही ब्लॉक पड़ा तो जो भी नेट था, नेट इस तरह से डिप्रेस हुआ, और नेट जब इस तरह से दबा तो वहां पे टेंशन का एक कंपोनेंट आया। तो सेम चीज यहां पे फोर्स कुछ इस तरह से डेवलप होगा सरफेस टेंशन के कारण, यहां पे फोर्स कुछ इस तरह से डेवलप होगा सरफेस टेंशन के कारण, और जो फोर्स का वाई कंपोनेंट होता है वही इसके वेट को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। लेकिन सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स डेवलप होता है बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। इसी के कारण निडल रह पाती है। निडल की जगह अगर तुम कॉइन को लाके प्लेस करोगे तो कॉइन पानी में क्या होता है, डूब जाता है। बोलो अब ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई ना? अब यहाँ पे डेफिनेशन में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन गई कि नहीं बन गई यहां पर? और ये भी हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन गई। और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के ऊपर जब भी हम किसी भार को या लोड को लाके प्लेस करेंगे वो मेम्ब्रेन हल्की सी दबेगी, और हल्की सी दबेगी तो वहां पे फोर्स आएगा, टेंशन के कारण सरफेस टेंशन फोर्स आएगा, और वही फोर्स का वाई कंपोनेंट वेट को वहां पे क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes. अच्छा, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखो जाए। अब देखो यहां पे ये कंटेनर है, कंटेनर को हम ऊपर से देख रहे हैं और कंटेनर में लिक्विड भरी हुई है। हमें केवल फ्री सरफेस से मतलब है, तो ऐसा इमेजिन करो कि कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, उसको हम टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से अगर हम देखेंगे तो कंटेनर का हमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जो भी टॉप सरफेस है वहां पे एक लाइन इमेजिन करो। तो जो भी लिक्विड का सरफेस है वहां पे एक लाइन हमने क्या करी, इमेजिन करी। इमेजिन करो इस लाइन को नाम हमने दे दिया ए बी। तो हमने लिक्विड के सरफेस पे एक लाइन को क्या किया है, इमेजिन किया है। बताओ इस तरह से हमने एक लाइन इमेजिन करी नहीं इमेजिन करी? अब लाइन के इस साइड भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और बताओ लाइन के इस साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं? हमने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी, हम केवल एक लाइन इमेजिन कर रहे हैं।
तो लिक्विड के फ्री सरफेस पे हमने ए बी लेंथ की एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करिए, लाइन की लेंथ एल ले लेना। तो एल वहां पे लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन है। अब मैंने क्या बोला है कि जो भी हमने इमेजिनरी लाइन, जो भी हमने लाइन इमेजिन करी है, लाइन के इस साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं। बताओ ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे कि नहीं अप्लाई करेंगे? इस तरह से यानी इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉप, ऐसे समझो जरा, एक मिनट रुको जरा। ये इमेजिनरी लाइन, यहां पे मॉलिक्यूल्स, लाइन के उस साइड भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और मैंने क्या बोला है कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स से खींच रहे हैं। तो बताओ ये मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं अप्लाई कर रहे हैं? इस तरह से खींच रहे होंगे एक दूसरे को। बताओ इस तरह से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं एक दूसरे को? Yes, sir. अब क्या ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है, लाइन के किसी भी एक साइड के मॉलिक्यूल्स को देखो, ये लाइन है, लाइन के किसी भी एक साइड के मॉलिक्यूल्स को देखो। अब लाइन के तुम किसी भी एक साइड के मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो दूसरे साइड के मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे? फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब बताओ ये जो एफ फोर्स लग रहा है, ये एफ फोर्स कितनी लेंथ के लिए लग रहा है? ये अगर हम एफ फोर्स की बात कर रहे हैं तो बताओ ये एल लेंथ के मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं नहीं अप्लाई कर रहे हैं? यस। अब नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वहां पे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। अच्छा, सरफेस टेंशन को टी से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला लिख लो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन, तो सरफेस टेंशन को हम वहां पे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलो अब इतना समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हमने क्या किया है, हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि लिक्विड अगर रेस्ट में है तो उसके सरफेस पे एक लाइन इमेजिन करो। अब लाइन के एक साइड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हैं लाइन पे। तो लाइन पे जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। और बताओ एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस में जाओगे तो वहां पे क्या होगा? डायन Per centimeter. पर सेंटीमीटर। तो यही हमारी सरफेस टेंशन की यूनिट होगी कि नहीं होगी? या तो न्यूटन पर मीटर या फिर डायन पर सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है सरफेस टेंशन का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। बताओ इतना आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। अच्छा, अब एक चीज और समझना, हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है टू ऑलवेज अटेन मिनिमम एरिया। बताओ यही प्रॉपर्टी है कि नहीं है? यस। अच्छा, जैसे कभी देखा है बैलून जो रहता है कई बार फट जाता है, जिसमें हम हवा भरते तो फटता है कि नहीं फटता है? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब जो फटा हुआ पार्ट रहता है बताओ वो भी एक मेम्ब्रेन की तरह है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, उसको अगर खींचेंगे तो क्या होता है? खींचता है कि नहीं खींचता है?
Yes, sir. Yes, sir. भी खींचता है नहीं खींचता है? कोई बोल रहा है नहीं, नो सर। मैं बोल रहा हूँ Yes, बैलून अगर फट गया, उसका हम कोई पार्ट पकड़े हैं तो पार्ट की ओरिजिनल लेंथ इतनी है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो खींचता है कि नहीं खींचता है वो? यस सर। तो वो भी एक तरह की एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है कि नहीं? और उस इलास्टिक मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ही हम खींच के छोड़ेंगे तो वो वहीं पर रुक जाती है क्या? वो फिर से मिनिमम एरिया अटेन कर लेती है, हाँ कि ना? yes, हाँ sir. सर। अच्छा, अब ये बताओ, वो जो बैलून की मेम्ब्रेन है, हमने उसको दो वॉल के बीच में लाके फिक्स कर दिया। अच्छा, सेकंड केस में हमने और ज्यादा दूरी पे लाके फिक्स किया। अच्छा बताओ, मेम्ब्रेन तो वही है, एक बार मैंने डायग्राम ए में उसको खींच के फिक्स किया और दूसरी बार मैंने वहां पे बी वाले में खींच के उसको फिक्स किया। अच्छा, दोनों में फर्क क्या पड़ा ये बताओ मुझे। टेंशन ज्यादा है बी में। Yes, sir. देखो, ये बताओ मुझे, किस केस में एरिया ज्यादा होगा? B. बी में एरिया ज्यादा होगा, है ना? अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स किस में ज्यादा डेवलप हुआ? ए में ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ या बी में? B में. बी। भाई देखो, ए में अगर टेंशन डेवलप हुआ टी मेम्ब्रेन में, और बी में अगर टेंशन डेवलप हुआ टी डैश, तो ये तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि टी डैश टी से ज्यादा है? यहाँ है ना? हाँ सर। अच्छा, दूसरा, यहां पे मॉलिक्यूल्स थे, यहां पे भी मॉलिक्यूल्स थे। बताओ, जब एरिया बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहां पे यानी पहले जो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस था, पहले जो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस था, बाद में भी वही दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है क्या? नो सर। No, sir. तो एक तो हम क्या बोलेंगे, एक तो हम बोलेंगे यहां पे एरिया इंक्रीज कर गया, और जब एरिया इंक्रीज किया तो हम बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज कर गया। दूसरा, रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज कर गया। बताओ, इस मेम्ब्रेन की यही प्रॉपर्टी है कि नहीं प्रॉपर्टी? इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा खींचोगे रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हम खींचेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का एरिया वहां पे क्या होगा? इंक्रीज कर जाए। बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस Yes, sir. अच्छा, अब कंसिडर करो दूसरा केस। यहां पे कंटेनर, और कंटेनर में क्या है? कंटेनर में सोप सॉल्यूशन फिल्ड है। तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर में सोप सॉल्यूशन है, और इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं? एक वायर को लेके आ रहे हैं जिसका यू शेप्ड है, जिसका स्ट्रक्चर यू शेप्ड है। जैसे कोई प्लास्टिक का वायर लेते नहीं लेते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम रहता है अंदर, और प्लास्टिक के वायर को हमने यू शेप के फॉर्म में बेंड कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यस सर। जो मोटे वायर होते हैं ना, जिसमें एल्यूमिनियम पड़ा रहता है, तो उस वायर को हमने यू शेप के फॉर्म में बेंड कर दिया, और इसके ऊपर हमने क्या किया? एक स्लाइडिंग वायर और लगा दी। लेकिन फिक्स नहीं किया है। ये जो स्लाइडिंग वायर है, इस यू शेप फ्रेम में क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है फ्रीली। अब अगले स्टेप में इस पूरे सेटअप को
हम लिक्विड के अंदर लेके आ गए। किसके साथ? यू शेप फ्रेम भी है और साथ में इसके ऊपर स्लाइडर भी लगा हुआ है। अच्छा, जैसे हम इस यू शेप फ्रेम को बाहर निकालेंगे, ये तुम्हारा स्लाइडर है। अच्छा, अब बताओ, जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला तो यहां पे इस तरह से लेयर बन गई कि नहीं बन गई, या इस तरह से एक सोप फिल्म बन गई कि नहीं बन गई यहां पे? तो ये Yes. हो जाएगी Yes, वहां पे सोप फिल्म। अच्छा, एक चीज समझे, जो स्लाइडिंग वायर है वो मूव कर सकता है कि नहीं मूव कर सकता है? yes sir, अच्छा, अगर हम छोड़ दें, अगर हम वायर को छोड़ दें, स्लाइडिंग वायर को, बताओ स्लाइडिंग वायर कहां जाए? नीचे, नीचे। अच्छा, क्यों नीचे जाएगा? अभी एक तो उसका खुद का Sir, वेट, एक तो उसका खुद का वेट है। मान लेते हैं वायर हमारा लाइट है, बताओ लाइट वायर यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं? yes sir, अच्छा, लाइट वायर को भी जब हम ऊपर लेके आते हैं और छोड़ते हैं तो लाइट वायर नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि बताओ यहां पे सोप की फिल्म बनी। सोप की फिल्म का मतलब है कि यहां पे फ्री सरफेस आया कि नहीं है? और जब भी फ्री सरफेस आएगा तो फ्री सरफेस पे सरफेस टेंशन आएगा, और सरफेस टेंशन के कारण जो मेम्ब्रेन रहेगी वो मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करेगी। तो मिनिमम एरिया अटेन करने के लिए स्लाइडिंग वायर हमेशा कहां जाता है? नीचे की ओर जाता है। अभी जाता ही नहीं जाता है। अब मान लो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो साइड से देख रहा है। बताओ, जो ऑब्जर्वर साइड से देखेगा, अच्छा स्लाइडिंग वायर की लेंथ ले लेना एल। अच्छा, तो अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें इस तरह से केवल स्लाइडिंग वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? अबे हाँ या ना? अबे ये स्लाइडिंग वायर है, सामने से देखेंगे तो ऐसी लेंथ दिखाई देगी, साइड से देखो तो क्या दिखाई देगा? केवल क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? yes sir, अच्छा, अब बताओ, यहां पे फ्री सरफेस आया कि नहीं आया फिल्म का, और यहां पे भी फ्री सरफेस आया कि नहीं है? फ्री सरफेस का मतलब होता है लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है। तो जब फिल्म बनेगी तो उसका एक आगे वाला भी फ्री सरफेस होगा और पीछे वाला भी फ्री सरफेस होगा कि नहीं होगा? अबे यहां पे दो फ्री सरफेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक में अगर सिंपल सी एक शीट लूंगा तो शीट का आगे भी फ्री सरफेस होगा और पीछे भी फ्री सरफेस होगा कि नहीं होगा? Yes. अबे इतना टाइम लगाते हो यस बोलने तुम लोग। अच्छा बताओ, ये जो स्लाइडिंग वायर है यहां पे मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है कि नहीं है स्लाइडिंग वायर के? अच्छा, इन मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स बताओ नीचे की ओर खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? yes sir, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, देखो कुछ मॉलिक्यूल्स तो क्या है इसके कांटेक्ट में, और उसके जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इन मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? और मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स आता है, बताओ उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर। बताओ ये पूरा फोर्स कितना होगा? बताओ ये पूरा फोर्स T इंटू एल होगा कि नहीं होगा? तो अब ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? यहां पे फोर्स शो करो T इंटू एल, और यहां पे भी शो करो T इंटू एल। बताओ T इंटू एल मैंने दो बार क्यों शो किया? क्योंकि यहां के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो फोर्स लगाएंगे T इंटू एल, और इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स की फिल्म रहेगी वो भी कितना फोर्स अप्लाई करेगी? T इंटू एल। yes sir,
अबे फिल्म की थिकनेस है ना, तो फिल्म का जो आगे वाला सरफेस रहेगा वो T इंटू एल अप्लाई करेगा, पीछे वाला सरफेस भी T इंटू एल अप्लाई करेगा। अच्छा, इसका वेट कहां एक्ट कर रहा होगा? इस वायर का वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे की ओर, और इन तीनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि अगर स्लाइडिंग वायर को वहीं पे रखना है तो हमें फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो mg प्लस 2TL के बराबर होगा। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? डबल क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि आगे भी फिल्म के मॉलिक्यूल्स हैं भाई, जो फिल्म बनी है ये वायर था, तो इसके आगे के मॉलिक्यूल्स T इंटू एल फोर्स अप्लाई करेंगे, पीछे वाले भी T इंटू एल फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंशन का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, और यहाँ पे टोटल लेंथ L है, तो टोटल फोर्स लगेगा वहां पे T इंटू एल। तो F एक्सटर्नल किसके बराबर है? F एक्सटर्नल mg प्लस 2TL के बराबर है। इतना क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा ही नहीं देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे सोप की फिल्म बन जाती है और हम धीरे से वायर को ऊपर की ओर मूव कराते हैं। तो वायर को हम धीरे से ऊपर की ओर मूव करा रहे हैं। देखो, झटके से अगर तुम मूव कराओगे ना तो फिल्म टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे मूव कराओगे तो फिल्म बनी रहती है। अब बताओ, अगर ये वायर ऊपर की ओर गया वाई, बताओ फिल्म का एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर। अच्छा, यहां पे भी एरिया बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? इन दोनों डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो सेकंड वाले में एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ सर। यहां पे भी एरिया बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे फिल्म का हम लोग? Yes, sir. अच्छा, दोनों ही केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है कि नहीं परफॉर्म करना पड़ता है? भाई इसको हमने स्ट्रेच किया, वॉल के बीच में फिक्स किया, इसको हम ऊपर मूव करा रहे थे, दोनों ही केस में हमने वर्क परफॉर्म किया कि नहीं परफॉर्म किया? और याद होगा, जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तभी तो हम जैसी फिल्म को छोड़ते हैं, जैसे हम मेम्ब्रेन को छोड़ते हैं, रबर की मेम्ब्रेन को वो पास आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब देखो, यहां पे हमने क्या बोला? यहां पे हमने बोला कि जब एरिया बढ़ता है तो एरिया बढ़ने के लिए हमने क्या बोला? हमने बोला मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इस केस में मॉलिक्यूल का सेपरेशन इंक्रीज नहीं करता। अब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, दोनों जगह हम बोलते हैं कि इलास्टिक मेम्ब्रेन या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, लेकिन मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। पहली वाली मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? जितना ज्यादा खींचोगे सेपरेशन बढ़ेगा। यहां पे सेपरेशन बढ़ता नहीं है। होता क्या है, ये अगर फिल्म है, ये अगर सोप की फिल्म है और यहां पे अगर मॉलिक्यूल्स हैं, अभी कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? 6। अब मैंने अगर वहां पे फिल्म को खींचा तो ध्यान रखना है मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन वही रहता है। और होता क्या है, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मूव करके सरफेस पे आ जाते हैं। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन इस केस में मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन चेंज होता है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस वही है। और हो क्या रहा है, पहले अगर सरफेस पे 50 मॉलिक्यूल थे तो अब सरफेस पे 100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करा के कहां पे आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। बताओ, पहला डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ाता है घटाता है जब हम खींचते हैं? तो बड़ा था। बढ़ाता है। अब बताओ, यहां पे जब हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, जैसे ये वायर था, ये वायर वाई ऊपर गया, बताओ वाई ऊपर जाने से यहां पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है, बताओ उनका नंबर चेंज हुआ क्या?
नो मान लो पहले अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में थे, तो बाद में भी 100 मॉलिक्यूल ही कांटेक्ट में है कि नहीं है? यस सर हाँ सर। और एक मॉलिक्यूल के कारण यूनिट लेंथ पे फोर्स आता है T इंटू एल, तो टोटल फोर्स अभी भी T इंटू एल ही है कि नहीं है? और T इंटू एल क्या है ये बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है, जिसके कारण फ्रेम नीचे आने की कोशिश करता है। तो यहां पे ध्यान रख लेना, यहां पे ना तो रीस्टोरिंग फोर्स चेंज होता है और ना ही यहां पे सेपरेशन चेंज होता है। हम लोग डेफिनेशन में जरूर बोलते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है वो रबर की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से डिफरेंट है। वहां पे जितना ज्यादा हम खींचते हैं रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता है, यहां पे खींचने से रीस्टोरिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सेपरेशन बढ़ता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन नहीं बढ़ता है। अंदर के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मूव करके कहां पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रब करो मैं इतना। हाँ सर। चलो कुछ केसेस हैं, तुम लोग को इमेजिन करना है वहां पे। ये लिक्विड का सरफेस, और लिक्विड के सरफेस पे हमने एक डिस्क को लाके प्लेस किया, सॉलिड, रिंग नहीं है, हमने यहां पे एक डिस्क को लाके प्लेस किया। अच्छा कभी ऐसा देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको हल्का सा लिक्विड के सरफेस पे टच करा दो और उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करो, बताओ हमें क्या एक्सपीरियंस होता है? हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर देखो अगर ये फोन है, ये फोन अगर टेबल पड़ा है और मैंने इसको उठाया तो कुछ फोर्स लगाया मैंने, लेकिन इसी फोन को अगर मैं हल्का सा पानी के सरफेस पे टच करूं और उसको मैं उठाने की कोशिश करूं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा फोर्स वहां पे अप्लाई किया। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क पानी के कांटेक्ट में है और डिस्क को हम हल्का सा उठा रहे हैं ऊपर, झटके में नहीं उठा रहे हैं, हल्का सा हमने डिस्क को उठाया। और देखो होता क्या है, जैसे ही हम हल्का सा डिस्क को ऊपर उठाते हैं ना, बताओ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता है सरफेस में? Yes, sir. Yes, अभी भी ध्यान है ना, अभी भी जो डिस्क है वो डिस्क अभी भी लिक्विड के क्या है, कांटेक्ट में। अच्छा बताओ यहां पे कोई फ्री सरफेस बनेगा क्या? भाई जो लिक्विड ऐसे ऊपर गई, बताओ वो फ्री सरफेस क्रिएट कर रही नहीं क्रिएट कर रही, ये वाला सरफेस? Yes, sir. ये जो सरफेस रहेगा ये फ्री सरफेस होगा या नहीं होगा? और यहां पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। अच्छा अब इसका रेडियस लो r, अब देखो अगले स्टेप में जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये जो डिस्क है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लिक्विड क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, और जो भी फोर्स रहेगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे T इंटू 2πr। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई लिक्विड इस तरह से कर्व में आती है, जैसे हम डिस्क को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे लिक्विड इस तरह कर्व फॉर्म में आ रही होगी, और यूनिट लेंथ पे टी फोर्स लगता है, तो यहां पे लेंथ कितनी मिलेगी, यहां पे लेंथ 2πr मिलेगी, तो फोर्स T इंटू 2πr होगा कि नहीं होगा?
अबे आया कि नहीं है समझ में इतना? यूनिट लेंथ पे टी लगता है, यहाँ पे 2 पाई आर लेंथ है, टोटल फोर्स हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है फोर्स? और उसको अप्रोक्सीमेटली हम नीचे की ओर मानते हैं, तो ये हो जाता है टी इंटू 2 पाई आर। समझ में आया इतना? Yes, sir. चलो अब सेकंड डायग्राम ड्रॉ करो। अब अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं, फिर से वाटर है। अच्छा, अब हम प्लेस कर रहे हैं यहां पे उस डिस्क को जिसमें बीच में होल है। बताओ डायग्राम क्लियर हुआ? जो भी डिस्क है, डिस्क में हमने बीच में होल क्रिएट कर दी और अंदर का रेडियस है स्मॉल आर और बाहर का रेडियस वहां पे कैपिटल आर है। अब जब यहां पे तुम डिस्क को इस तरह से, जब तुम डिस्क को लिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर से यहां पे इस तरह से फिल्म बने। बताओ इस तरह से बने ही नहीं बनेगी। और ध्यान रखना, अब ये फिर से फ्री सरफेस है, ये और ये दोनों हमारे यहां पे फ्री सरफेस है। अब बताओ टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो चेक करो। टोटल फोर्स हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर प्लस 2 पाई। अंदर भी एक फ्री सरफेस बनेगा लिक्विड का और बाहर भी फ्री सरफेस बनेगा, तो अंदर आएगा टी इंटू 2 पाई आर, बाहर का टी इंटू 2 पाई आर कैपिटल। चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. ये पूरी ध्यान रखना है, ये बीच में ये पूरा यहां पे लिक्विड है, ये पूरा इस तरह से लिक्विड है यहां। और यहां पे ये पूरा लिक्विड है हमारा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इसको यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। बोलो इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा सर हाँ, सर वो टी इंटू 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आना चाहिए ना? पागल हो गए क्या? लेंथ कितनी मिल रही है? लेंथ कितनी है ये वाली लेंथ? अभी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कितनी लेंथ में कांटेक्ट में रहेंगे? 2 पाई आर के। यहाँ पे कितने में रहेंगे? 2 पाई आर कैपिटल के। अबे फ्री सरफेस के कारण फोर्स लगता है, अंदर के मॉलिक्यूल के कारण नहीं लगता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके कारण फोर्स लगता है। यस सर। समझ में आया? यस सर। फिर देखो, अच्छा मान लो अगर इसी लिक्विड के सरफेस पे हमने एक रेक्टेंगुलर शीट को लाके प्लेस किया, इस लिक्विड के सरफेस पे अच्छा, अब इस शीट को अगर हम ऊपर की ओर उठाएंगे, इधर ना शीट है, बीच में कोई होल नहीं है। बताओ इस शीट को अगर हम इस तरह से उठाएंगे
तो यहां पे चेक करो, बताओ इस तरह से इस तरह से फ्री सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा वाटर का? अब बताओ अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ अगर L है और इसकी विड्थ B है, बताओ फोर्स कितना डेवलप होगा सरफेस टेंशन के कारण? तो चेक करो, फोर्स जो डेवलप होगा वो हो जाएगा T इंटू 12 प्लस 2B। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. जो भी फोर्स आएगा वो आएगा T इंटू 12 प्लस 2B। बोला फोर्स कैलकुलेट करना समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ सर। हमें केवल ये देखना है फ्री सरफेस कितने बने, और फ्री सरफेस को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो T से, वही हमारा फोर्स। अच्छा, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे लिक्विड में, कि मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड में हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस कर दिया, सॉलिड है, हॉलो नहीं है। अब बताओ यहां पे अगर हम किसी सॉलिड सिलेंडर को लाके प्लेस कर रहे हैं और ये रेस्ट में अभी, बताओ इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे इससे पहले, तो कौन कौन से फोर्स शो करते थे सिलेंडर के ऊपर? buoyancy and weight. एक तो हम शो करते थे इसका वेट करते थे, दूसरा Yes, हम sir. शो करते थे वहां पे बॉयंसी फोर्स। Yes, sir. लेकिन ये कब था? ये क्वेश्चन में ऐसा होता है जब क्वेश्चन में बोलता है कि सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करो, लेकिन अगर सरफेस टेंशन होगा ना तो कभी माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, जिस जगह लिक्विड कांटेक्ट में आता है ना सिलेंडर के, वो वहां पे सरफेस ऐसा थोड़ा सा कर्व हो जाता है, Yes, Yes, sir. और जब ये सरफेस कर्व होगा ना तो वो सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे फोर्स लगाएगा। और अभी हम अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। क्यों नीचे की ओर लग रहा है वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि वो एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड होता है। तो अभी हम मान रहे हैं कि फोर्स जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो देखो इस पूरी लेंथ पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरह से नीचे की ओर। बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा? T इंटू 2πr, अगर सिलेंडर का रेडियस कितना है r है। तो अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अब कैलकुलेशन हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे FB किसके बराबर है? mg प्लस T इंटू 2πr के। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? Yes. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे बोलता है कि वेट कितना है, सरफेस टेंशन कितना है। आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि अगर सरफेस टेंशन हम कंसिडर करते हैं तो सरफेस टेंशन के कारण वहां पे फोर्स आएगा, और वो फोर्स कितने लेंथ पे लग रहा होगा? वो फोर्स 2πr लेंथ पे लग रहा होगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा T इंटू 2πr। टेंशन का मतलब क्या है? टेंशन का मतलब है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फोर्स हमें वहां पे मिल जाएगा। अब बताओ डिफरेंट केस में हम फोर्स अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? yes, sir. हाँ सर। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम लोग सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ के आओ, जितना ही मैंने